आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 3 में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। यह जो क्वेश्चन है बहुत ही आईएमपी है, यह हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। तो प्रतिरोधों का संयोजन जो है दो प्रकार का होता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो यहाँ नोट कर लीजिए, प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है। संयोजन दो प्रकार से होता है। पहला का नाम है श्रेणी क्रम और दूसरा का नाम क्या है, समांतर क्रम। तो यहाँ नोट कर लेंगे, पहला श्रेणी क्रम और दूसरा का नाम जो है समांतर क्रम। समांतर क्रम का दो नाम है, समांतर क्रम या पार्श्व क्रम। नाम पेपर में जो है बदल जाता है। तो दो प्रकार का जो है क्रम जो आपको पढ़ना है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। तो अब हम लोग समझेंगे श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र का निगमन। श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का, तुल्य प्रतिरोध, ध्यान दीजिएगा, तुल्य प्रतिरोध का सूत्र का निगमन, तुल्य प्रतिरोध का सूत्र का निगमन। अब हम लोग समझेंगे सूत्र का निगमन। तो श्रेणी क्रम में तीन प्रतिरोध को जोड़ा गया है। यह प्रतिरोध का नाम R1, R2, R3 और यहाँ पे जो है विभवांतर V1, V2, V3। मतलब जो श्रेणी क्रम में जब जोड़ा जाता है तो विभवांतर समान नहीं होता है, परंतु धारा जो होता है समान होता है। R1 में जितना धारा है R2 में और R3 में, तीनों में जो धारा है वह क्या होता है, समान होता है, बराबर होता है, परंतु विभवांतर जो है समान नहीं होता है। आपको याद रखना है कि श्रेणी क्रम में धारा समान होता है, विभवांतर समान नहीं होता है। और श्रेणी क्रम किसे कहते हैं, अब इसके बारे में समझेंगे। तो प्रत्येक प्रतिरोध का जो है दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के अगले सिरे से जुड़ा हुआ है। तो इसका दूसरा, इसका अगला, इसका दूसरा, इसका अगला से जुड़ा है। तो इस प्रकार के क्रम को क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम कहा जाता है। तो यहाँ लिख लेंगे कि माना तीन प्रतिरोध का नाम क्या क्या है। तो तीन प्रतिरोध R1, R2, R3। अब यहाँ से चाहे और भी प्रतिरोध जोड़ सकते हैं, R4, R5, आपकी मर्जी, जितना चाहे उतना जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने तीन प्रतिरोध को जोड़े हैं। तो तीन प्रतिरोध जोड़े हैं तो इसलिए R3 तक नाम लिखेंगे। R1, R2, R3 किस क्रम में है, तो लिखेंगे श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ लिख लेंगे श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में क्या हुए हैं, जुड़े हैं। इसमें विभवांतर, इसमें लिखेंगे विभवांतर जो है क्या क्या है। तो विभवांतर V1, V2, V3 तथा धारा मतलब वैद्युत धारा जो है I क्या है, समान है। धारा I क्या है, समान है। समान मीन्स क्या होता है, बराबर है। तीनों प्रतिरोध में धारा जो है एक बराबर है। तो अब यहाँ लिखेंगे पहले प्रतिरोध में विभवांतर, पहले प्रतिरोध में विभवांतर V1 बराबर कर लेंगे। अब पहले की जगह पे क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर अब दूसरे प्रतिरोध में विभवांतर, दूसरे प्रतिरोध में विभवांतर, दूसरे प्रतिरोध में विभवांतर।
अब इसे किससे प्रदर्शित करेंगे तो V2 से प्रदर्शित करेंगे। तो पहले दूसरे, अब यहाँ लिखेंगे तीसरे प्रतिरोध में विभवांतर। कितना आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। तीसरे प्रतिरोध में विभवांतर, तो तीसरे प्रतिरोध में विभवांतर किसे प्रदर्शित करेंगे तो V3 से। तो अब विभवांतर का सूत्र क्या होता है, तो विभवांतर का सूत्र याद रखेंगे I इंटू आर होता है, मतलब धारा इंटू प्रतिरोध होता है। तो IR1, यह पहले प्रतिरोध है इसलिए IR1। I1 नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें धारा जो है क्या है, समान है। और यहाँ V2 के लिए क्या बनेगा तो IR2, V3 के लिए क्या बनेगा IR3। तो IR1, IR2 और IR3, मतलब ये पहले प्रतिरोध में विभवांतर, दूसरे प्रतिरोध में विभवांतर और तीसरे प्रतिरोध में विभवांतर। अब नोट करने के बाद से अब यहाँ लिखेंगे कि कुल विभवांतर। तो कुल विभवांतर क्या होगा, तो कुल विभवांतर का मतलब यह हुआ कि तीनों को जो है जोड़ लेंगे। तो कुल विभवांतर V बराबर हो जाएगा, कुल विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। अब अगला लाइन लिखेंगे V बराबर हो जाएगा, V1 का मान कितना है तो V1 का मान IR1, V2 का मान क्या है IR2 और V3 का मान क्या है IR3। V1 IR1, V2 IR2 और V3 IR3। यह कहाँ से नोट किए हैं, ऊपर जो मान निकला है यह मान यहाँ पे नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर चूंकि लिखेंगे और V का सूत्र होता है, V बराबर होता है IR, किसके नियम से, ओम के नियम से है। V बराबर IR हो गया। अब यहाँ V को हटा देंगे और उसके स्थान पे क्या लिखेंगे IR लिख लेंगे, IR हो जाएगा बराबर हो जाएगा। इसमें से कॉमन क्या ले लेंगे तो इसमें से I जो है कॉमन ले लेंगे, कॉमन मतलब तीनों में से जो है बाहर कर लेंगे। I जो है तीनों में से बाहर हो जाएगा तो क्या बनेगा यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये जो I से I को काट सकते हैं, या तो I को नीचे भेज कर देंगे, I नीचे चला जाएगा और I से I जो है कट जाएगा। तो यहीं पर जो है I से I को आप काट दीजिए, I खत्म हो गया। क्या बचेगा अब तो बचेगा R बराबर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस क्या बचा R3 बच गया। तो यह जो सूत्र आ गया श्रेणी क्रम में तुल प्रतिरोध का सूत्र आ गया। तो श्रेणी क्रम का तुल प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो बहुत ही आसान विधि से बताया गया, जिसे आपको अच्छे से यह समझ में आ गया होगा। तो तुल्य प्रतिरोध का जो मान निकला है अलग अलग प्रतिरोधों के योग के क्या है बराबर है। तो यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध जो है तुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के अलग अलग प्रतिरोधों के योग के क्या है बराबर होता है। तो यहाँ लिख लीजिए कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यह सूत्र आपको कैसा लगा, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो अब न्यूमेरिकल के बारे में कुछ समझ लेंगे
कि 4 ओम, 5 ओम तथा 7 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो तुल्य प्रतिरोध का सूत्र बताया गया, अभी को आपको सिद्ध करके बताया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे कितने प्रतिरोध हैं, तो यहाँ पर 3 प्रतिरोध हैं। पहला जो है 4 ओम का है, तो यहाँ लिखेंगे R1 बराबर 4 ओम। R2 बराबर कितना है, तो यहाँ लिख लेंगे R2 बराबर 5 ओम है। और R3 बराबर कितना है, तो R3 बराबर 7 ओम है। तो यहाँ पे 3 प्रतिरोध है। अब तुल्य प्रतिरोध R बराबर जो है प्रश्नवाचक है, मतलब R बराबर इसमें प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो R का सूत्र क्या होता है, तो श्रेणी क्रम में R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। अब यहाँ लिख लेंगे R बराबर जो है R1 कितना है, तो 4 है प्लस 5 है प्लस 7 है। R बराबर क्या होगा, तो 5 4 9, 9 7 16, 9 और 7 जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 16 ओम हो जाएगा। तो यह 16 ओम जो है क्या गया, तुल्य प्रतिरोध की गणना हो गया। तो कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, बस आपको सूत्र याद है तो आप न्यूमेरिकल हल कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न चित्र में 8 ओम, 5 ओम, 7 ओम तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो अब यहाँ पे जो है तुल्य प्रतिरोध की गणना करना है, तो यह किस क्रम में जोड़ा गया है, तो यह जो प्रतिरोध जोड़ा गया है श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर जो है पहला प्रतिरोध का मान कितना है, तो R1 बराबर 8 ओम है। R2 बराबर कितना है, तो R2 बराबर जो है 5 ओम है। और R3 बराबर कितना है, तो R3 बराबर 7 ओम है। यहाँ पर भी जो दिया गया है 3 प्रतिरोध दिया गया है, तीनों प्रतिरोध का मान अलग अलग है और किस क्रम में जुड़ा हुआ है, तो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो श्रेणी क्रम का जो है तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, तो अब यहाँ नोट कर लेंगे कि श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या है। तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। अब यहाँ पे जो है तीनों मान को रख करके जोड़ लेंगे। तो R1 R2 R3 जो है मान को यहाँ रखेंगे, तो R1 का मान कितना है, तो 8 है। R2 का मान क्या है, 5 है। और R3 का मान क्या है, 7 है। तो इसको जोड़ेंगे तो 8 5 13, 13 7 जोड़ लेंगे क्या होगा 20। R बराबर क्या आ गया, 20 ओम आ गया। तो यह जो 20 ओम निकला है यह किस क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान निकल गया 20 ओम। तो आप सभी विद्यार्थी न्यूमेरिकल समझ में आ रहा होगा, इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन है 2.5 ओम, 3.5 ओम, 7 ओम और इसमें जो जोड़ा गया इस कौन सा क्रम है, तो श्रेणी क्रम में है और श्रेणी क्रम में इसको तुल्य प्रतिरोध की गणना करना है। तो इस क्वेश्चन को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में हल करके आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तुल्य प्रतिरोध का सूत्र का निगमन कैसे होगा, तो आप सभी विद्यार्थी एक एक लाइन अच्छे से समझिएगा, जहां नहीं समझ में आएगा वहां तुरंत आप सभी विद्यार्थी कमेंट जरूर कीजिएगा। तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र का निगमन, तो समांतर क्रम क्या होता है, तो यहाँ पहले चित्र के बारे में समझेंगे और उसके बाद से उसके सूत्र का निगमन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यह जो बना हुआ है प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध का नाम है R1 है, यह R2 है और यह R3 है। तो 3 प्रतिरोध जो है किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। अब समांतर क्रम किसे कहते हैं, तो प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा जो है, पहला सिरा एक बिंदु पे और दूसरा सिरा जो है दूसरे बिंदु से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के क्रम को क्या कहते हैं, समांतर क्रम कहते हैं। तो समांतर क्रम की परिभाषा एक बार और समझेंगे। प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु पे और दूसरा सिरा जो है दूसरे बिंदु पे जुड़ा होता है, तो इस प्रकार के क्रम को समांतर क्रम कहते हैं। समांतर क्रम में याद रखेंगे विभवांतर जो होता है समान होता है और श्रेणी क्रम में जो है धारा समान था। कल के वीडियो में बताया गया था कि श्रेणी क्रम में धारा जो है I का मान जो है समान होता है, इसमें जो है धारा जो है अलग अलग होता है। जैसे इसमें I1 है तो इसमें क्या है I2 है, इसमें क्या है तो I3 है, इसमें
इसमें विभवांतर क्या है, तो इसमें विभवांतर जो है ना, विभवांतर भी है, मतलब तीनों में विभवांतर मतलब क्या है, समान होता है। और इसमें धारा जो होता है क्या होता है, अलग अलग होता है। पहले प्रतिरोध में धारा I1 होगा, दूसरे प्रतिरोध में धारा I2 होगा, तीसरे प्रतिरोध में धारा I3 होगा। लेकिन पहले प्रतिरोध में, दूसरे प्रतिरोध में और तीसरे प्रतिरोध में क्या समान है, तो विभवांतर भी जो है समान है। तो चित्र में आप सभी समझ लिए होंगे चित्र में क्या क्या आपको बताया गया, श्रेणी क्रम क्या होता है, समांतर क्रम क्या होता है, कौन श्रेणी क्रम में क्या समान होता है। आप सब इसको याद रखिए, क्योंकि आगे चल के कंपटीशन का जब एग्जाम दिया जाएगा तो इसमें क्या होता है, छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं पूछा जाता है। कई बार कंपटीशन में पूछा गया कि श्रेणी क्रम में क्या समान होता है, तो श्रेणी क्रम में धारा समान और समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। अब यहाँ लिखेंगे कि माना 3 प्रतिरोध है और किस क्रम में जुड़े हुए हैं, तो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना 3 प्रतिरोध, माना 3 प्रतिरोध। 3 प्रतिरोध का नाम क्या है, तो 3 प्रतिरोध जो है, 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, हैं। 3 प्रतिरोध जो किस क्रम में है, तो समांतर क्रम में जुड़े हैं। इसमें धारा I1 I2 I3 तथा विभवांतर भी समान है। विभवांतर भी क्या है, समान है। तो इतना जो है माना लिखना है कि माना 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। इसमें धारा क्या क्या है, I1 I2 I3 है। और विभवांतर भी, मतलब विभवांतर भी का मतलब यह हो गया कि तीनों में विभवांतर जो है बराबर है, विभवांतर भी समान है। तो यहाँ लिखेंगे पहले प्रतिरोध में धारा, पहले प्रतिरोध में धारा और उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर दूसरे प्रतिरोध में धारा। पहले प्रतिरोध में धारा, दूसरे प्रतिरोध में धारा, तो पहले प्रतिरोध में धारा किससे प्रदर्शित करेंगे, तो धारा को I से प्रदर्शित करेंगे। तो पहले प्रतिरोध है, तीसरे का लिखेंगे I1 बराबर होगा V/R1 हो जाएगा, क्योंकि I का सूत्र होता है ओम के नियम से V/ क्या होता है, R होता है। तो यह पहले है तो इसलिए 1 लिख लेंगे और यह R1 लिख लेंगे। अगर दूसरे प्रतिरोध में धारा देखेंगे तो क्या लिखेंगे, I2 बराबर क्या हो जाएगा, V/ क्या बनेगा, R2 हो जाएगा। तो यह I1 बराबर V/R1 हो गया, I2 बराबर V/R2 हो गया। अब हम यहाँ लिखेंगे तीसरे प्रतिरोध में धारा, तीसरे प्रतिरोध में धारा। तो तीसरे प्रतिरोध में धारा किससे प्रदर्शित करेंगे, तो तीसरे प्रतिरोध में धारा को I3 से प्रदर्शित करेंगे। तो यह I1 I2 यह हो जाएगा I3 बराबर होगा V/R3 हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि पहले प्रतिरोध में धारा, दूसरे प्रतिरोध में धारा और तीसरे प्रतिरोध में धारा। तो अब यहाँ लिखेंगे कुल धारा। तो कुल धारा को किससे प्रदर्शित करेंगे, तो कुल धारा को I से प्रदर्शित करेंगे। तो I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। I बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। अब यहाँ I1 का मान, I2 का मान और I3 का मान यहाँ जो ऊपर निकला हुआ है, यह मान को यहाँ पे क्या करेंगे, रख लेंगे। तो अगला बनेगा यहाँ पर I बराबर हो जाएगा, I1 के जगह पे क्या लिखेंगे, तो I1 के जगह पे लिखेंगे V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3।
अब आई को हटा देंगे, उसके स्थान पे क्या लिखेंगे? तो आई के स्थान पे लिखेंगे भी बटा आर। किसके नियम से है? तो ओम के नियम से है। और यहाँ लिख लेंगे चूंकि आई बराबर होता है भी बटा आर, मतलब विभवांतर बटा प्रतिरोध होता है। अब इन तीनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं? तीनों में से भी कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा? 1/R1 प्लस हो जाएगा 1/R2 प्लस हो जाएगा 1/R3। तो अब इसमें से जो है भी जब कॉमन ले लिए तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। अब ये भी से भी को क्या करेंगे? काट देंगे। भी से भी को काट देंगे तो भी जब कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1/R बराबर होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यह जो सूत्र आ गया यह किसका सूत्र है? तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का यह सूत्र है। तो यह सूत्र का निगमन आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे। तो यह सूत्र आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इसे 2 बार ध्यान से देखिए, आपको निश्चित है आपका सूत्र का निगमन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब ये समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध का जो निगमन हुआ है तो इसका हिंदी क्या बनेगा? तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उसके अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ नीचे लिख लेंगे, अब यहाँ नोट कर लेंगे, अतः समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि बटा में है इसलिए व्युत्क्रम उन प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। तो समझ में आ गया होगा कि समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। अब पढ़ेंगे हम लोग ओमी परिपथ क्या होता है। ओमीय परिपथ, तो ओमी परिपथ नाम से ही याद हो जाएगा, वे परिपथ जो ओम का नियम का पालन करता है। लिख लेंगे यहाँ पर वे परिपथ जो ओम का नियम का पालन करता है ओमी परिपथ कहलाता है। ओमीय परिपथ कहलाता है। कितना आसान है। वे परिपथ जो ओम का नियम का पालन करता है ओमी परिपथ कहलाता है। तो अब ओमी परिपथ में जैसे क्या होगा, जैसे वैद्युत बल्ब है, वैद्युत जो बल्ब होता है वह जो ओम का नियम लागू होता है। स्त्री मतलब जो है प्रेस को स्त्री कहा जाता है, स्त्री है। घरों में वायरिंग है, घरों में वायरिंग ये किसका नियम पे लागू होता है? घरों में वायरिंग ये सब ओम का नियम लागू होता है। तो वैद्युत बल्ब, स्त्री, घरों में वायरिंग, तो ओमी परिपथ तो समझ में आपको आ गया होगा कि वे परिपथ जो ओम का नियम का पालन करता है ओमी परिपथ कहलाता है। अब हम लोग समझेंगे अनओमी परिपथ क्या है।
तो अब नाम से ही परिभाषा बन जाएगा अनओमी, मतलब इसमें जो है ओम का नियम पालन नहीं होता है। अनओमी परिपथ मतलब वे परिपथ जो ओम का नियम का पालन नहीं होता है। तो यहाँ लिखेंगे वे परिपथ जो ओम का नियम का पालन नहीं होता है, उसे अनओमी परिपथ कहते हैं। अनओमी परिपथ कहते हैं। कितना आसान ये भी है। वे परिपथ जो ओम का नियम का पालन नहीं होता है उसे अनओमी परिपथ कहते हैं। जैसे क्या होगा, डायोड वाल्व। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे डायोड वाल्व, ट्रांजिस्टर, इसमें जो है ओम का नियम का पालन नहीं होता है। तो वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं होता है उसे अनओमी परिपथ कहा जाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे गत्यात्मक प्रतिरोध क्या होता है। गत्यात्मक प्रतिरोध का परिभाषा क्या है। तो गत्यात्मक प्रतिरोध का अगर आपको सूत्र याद है तो परिभाषा भी आपको याद हो जाएगा, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। सूक्ष्म विभवांतर में परिवर्तन और सूक्ष्म धारा में परिवर्तन के अनुपात को गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। मतलब इसका परिभाषा इसके सूत्र में छिपा हुआ है। तो कैसे लिखेंगे, किसी अनओमी परिपथ के सूक्ष्म विभवांतर में परिवर्तन और सूक्ष्म धारा में परिवर्तन के अनुपात को गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम होता है, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। तो गत्यात्मक प्रतिरोध का परिभाषा इस सूत्र में है कि सूक्ष्म विभवांतर में परिवर्तन और सूक्ष्म धारा में परिवर्तन के अनुपात, ये बटा को अनुपात कहते हैं, के अनुपात को गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। तो गत्यात्मक प्रतिरोध आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे। इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, आपको परिभाषा याद हो जाएगा। तो आज का पढ़ाई कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि चैनल पर आप पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को ऑप्शन को ओके कर लीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका मैसेज जो है आपके पास तुरंत पहुंच जाए।